आज हम एक न्यू के ड्रामा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है लॉ एंड द सिटी। ये कहानी है एक 5 वकीलों की। वो कैसे अपने फ्रेंडशिप को बरकरार रखते हैं और कैसे डिफिकल्ट केसेस को सोल्व करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। पैसे से एक वकील है और यह बहुत ही अच्छा वकील है और उसके दोस्त भी उसी लॉ फर्म में काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीहोंग को देखते हैं जो कि अपनी इयरिंग के लिए जा रहा होता है। वे रास्ते में एक बंदे को देखता है जो कि टीवी शो को देख रहा होता है और आज उसकी भी इयरिंग होने वाली थी और खुद को मोटिवेट करने के लिए वो टीवी शो देख रहा था। और उसे देखने के बाद जियोंग अपने टाइम को याद करने लगता है जब वो पहली बार इस लॉ फर्म में आया था और उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। और जब पहले क्लाइंट्स उसके पास आकर अपना दुख सुनाते थे तो वो तो उनके दुख में दुखी होकर रोने लग जाता था। मतलब कि काफी ज्यादा सेंसिटिव था, लेकिन धीरे धीरे वो लॉज और दुनिया को समझने लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके वकील वाले करियर को 9 साल पूरे हो चुके हैं और वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस को भी चुटकियों में सॉल्व कर देता है। सभी लोग इसी के लिए उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। पर हम हमारे जियोंग को देखते हैं क्योंकि हर कोर्ट में मौजूद होता है और उसके सामने और कोई नहीं, वही वकील था जो कि टीवी शो देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और अब जाहिर सी बात है कि वो टीवी शो देखकर आया है और उनकी वजह से वो मोटिवेट हुआ है। तो यहाँ पर भी वो हरकतें ऐसी कर रहा होता है जैसे कि बीच बीच में खड़ा हो जाना। सारे ही लोग उसे शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। उसके बाद जो उसको कहता है कि तुम वहीं पर बैठकर बात भी कर सकते हो। तो वहाँ पर माइक्रोफोन भी लगा है और तभी वो खड़ा होता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट ने यहाँ पर मर्डर नहीं किया है। वो एक विटनेस को बुलाना चाहता है। उसके बाद जज उससे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले रिटर्न में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। जिस पर कि वो कहता है कि अभी विटनेस यहीं पर ही मौजूद है, जिस पर जज कहते हैं और उसकी बात नहीं मानते और उसको सुनवाई के लिए अगली तारीख दे देते हैं। परेशान होकर बाहर बैठा हुआ था। फिर जियोंग उसको पास आता है, उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी टीवी शोज नहीं देखने चाहिए। अगर तुम खुद को मोटिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें रियल हियरिंग सुननी चाहिए। तो फिर ऐसे शोज देखो जो कि तुम्हारे काम आए। इसके लिए जियोंग का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब हम मू चियोंग को देखते हैं। वे जल्दबाजी में ऑफिस में आती है और वहाँ से चोरी चोरी चुपके डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जियोंग उसे देख लेता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती। जल्दी जल्दी में उसे हाई कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब जियोंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी ये लेडी उसके पास आती है और उसको 3 केसेस दिखाते हुए कहती है इनमें से 2 आपने विन किए हैं और एक केस आप हार चुके हैं। लेकिन उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और वो उसे कहती है कि मिस्टर लिंग आपको बुला रहे हैं। और उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तभी एक लड़का उसे समझा रहा था कि वो सबके साथ ऐसा ही है। उसके बाद वो लड़की सोच रही होती है कि ये सारे वकील क्या ऐसे ही है कि उन्हें जीत और हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें बाकी के 4 वकील दिखाए जाते हैं और सभी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और अपने अपने ऑफिस में होते हैं। तभी मोटो के पास एक लेडी आती है और उसे बहुत सारा काम सौंप कर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वोंग भी अपने ऑफिस में होता है जो कि अपने सर को मसाज कर रहा था और तभी उसके पास भी एक भंडार आता है और उसे जल्दी से काम निपटाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से एक क्लाइंट को अटेंड करने के लिए जाता है और वो किसी को वहाँ पर भी लेकर आया था कि तुम्हारे केस को तो सिर्फ यही सोल्व कर सकता है। ये सुनकर तो अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उनको अपना केस सौंप देते हैं और उसके बाद वह उस आंटी से पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्या आपने कुछ सुना। वो कहती है कि मुझे तुमसे अच्छी एनर्जी फील हो रही है। सीन में हमारे चियोंग को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के पास होता है। दरअसल ये आदमी क्लाइंट होता है और उसने एक अपील डाली थी लेकिन केस उसके अपील को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और अब वो चाहता है कि उसका केस जो भी लड़े। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है कि ब्लाइंड इंसान कौन है। एक टैक्स अकाउंटेंट है। तो उसके बाद उसका एक क्लाइंट जो कि रेगुलर था वो इसके पास आता है और अचानक से इन दोनों के बीच मारपीट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद उस क्लाइंट ने इसके ऊपर केस ठोक दिया है। इसने उसके ऊपर हमला किया है और अब इस बंदे का कहना है कि उसने उस क्लाइंट को नहीं मारा लेकिन इसने तो इसे सिर्फ फीस पे करने के लिए कहा था। उसके बजाय उस बंदे ने उसके ऊपर एक केस ठोक दिया जबकि इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। अब जो उसकी फाइल देखने के बाद कहता है कि अगर ऐसा था तो तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुमने उसे मारा है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया लेकिन जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा तो मुझे इसके बारे में पता चला कि ये गलत है, इसलिए अब मैं सबके सामने सच लाना चाहता हूँ। इसके बाद जोंग कहता है कि ठीक है और वो इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पर 2 लोगों की बहस चलने के बाद वोंग कहता है कि मुझे इनके पास जाना है लेकिन यहाँ पर जोंग उसे मना कर देता है। इन सब से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है।
वो लोग वहाँ पर काम से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद अचानक से मोंग पूछता है कि क्या कोई अंधा इंसान किसी को मार सकता है। ये सुनने के बाद जोंग कहता है कि बस मार नहीं सकता, वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग जियो के डेट के बारे में बातें कर रहे थे। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जियोंग ऐसे ही बहुत बार ब्लाइंड डेट पर जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को ऑफिस में देखते हैं, जो कि उसी रिपोर्ट को चेक कर रहा था। वहाँ पर उसे एक ऑडियो फाइल मिलती है। इसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे वो ब्लाइंड इंसान उस आदमी को मार रहा है। पर हमारा जियोंग एज्यूम करने लगता है कैसे उस बंदे ने उसे हिट किया होगा और वहाँ पर क्या हुआ होगा। और काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी की गई थी और उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। दरअसल क्लाइंट का कहना था कि उसने उससे जबरदस्ती पैसे मांगे, उसके बाद उसने उसे हिट भी किया था। जियोंग उस ऑडियो फाइल को सुनता है। इसके बाद उसे उस क्लाइंट बंदे की बातें याद आने लगती है, जो कि कह रहा था कि वो सच को सामने लाना चाहता है। जियोंग कहता है कि मुझे खुद ही वहाँ पर जाना होगा। और उसके बाद हमें उसी ब्लाइंड इंसान के घर पर देखते हैं। वो ब्लाइंड पर्सन उसके लिए दरवाजा खोलता है। उसके बाद वो जियोंग को अंदर आने के लिए कहता है और वहाँ पर जियोंग बड़े ध्यान से आसपास देख रहा होता है और कहता है कि अब थोड़ा घर चेंज हो चुका है। इस इंसिडेंट के जो फोटोग्राफ थे उससे इस घर की हालत काफी ज्यादा अलग लग रही थी। सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने इसे चेंज करने के लिए कहा था और कहा था कि साथ में इससे तुम्हें अच्छा फील भी होगा। और जियोंग वहाँ पर सोफे पे बैठा होता है। उसके बाद वो बंदा उसके लिए चाय लेकर भी आता है और उसके सामने ही रख देता है। ये देखने के बाद जियोंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं इस घर में काफी टाइम से रह रहा हूँ, कि मुझे इसका मैप याद है। और उसके बाद वो दोनों एक केस रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जियोंग कह रहा होता है कि जो एविडेंस मैंने देखे है तो वो सारे तुम्हारे खिलाफ है। उससे यही प्रूव हो रहा है कि तुमने ही सब कुछ किया है। और वो पर्सन बार बार कह रहा था कि मैंने उसे हिट नहीं किया, कि मैंने तो उसे बस पुश किया था। सुनने के बाद सुहोंग शॉक्ड हो जाता है कि तुमने इस बारे में मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया। उसके बाद वो कुछ बताने लगता है कि वो मेरे घर पर एक्सपीरियंस के लिए नहीं आया था, बल्कि बस रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था और उसने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था। और जब वो मेरे घर पर आया तो उसने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी थी। वो खुद यही सब रिकॉर्ड करने लगा और अजीब अजीब सी बातें कहने लगा कि तुम मुझे मत मारो, ऐसी ऐसी आवाज कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये सब सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गया था। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो वहाँ पर उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके बाद वो उससे वॉशरूम जाने के लिए पूछता है। उसके बाद वो बंदा उसे वॉशरूम की लोकेशन बता देता है और लाइट ऑन ही थी पहले से। उस लाइट को कर देता है, इसी नहीं पर ही कट होता है। सीन में हम उसको उसकी ब्लाइंड डेट पर देखते हैं। उस लड़की के से मिलने के बाद वो उसका कॉन्टेक्ट डिलीट कर देता है और अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी टीम उसका डिनर के लिए इंतजार कर रही होती है। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। और वो फिर से वर्क रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं और वहाँ पर जियोंग से पूछने लगते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो और जो तुम्हें करना चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रीवियस सीन को याद करता है, जिसमें कि उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुआ था। उस वक्त वहाँ पर वॉर चल रही होती है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है, कई लोग फायर कर रहे होते हैं। उसके बाद जियोंग एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसके पास ये पर्सन आ जाता है कि तुम्हें खुद की फिल्म शुरू करनी होगी। उसके बाद ही वो एक लॉयर बन गया था। वैसे ये सपना था या हकीकत, फिलहाल के लिए हमें ये दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को ऑफिस में देखते हैं पर ये तीसरे पर्सन के बारे में बातें कर रहे थे और जिनका फिल्म आ जाता है वो वहाँ पर उतर जाते हैं। और अब हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम कांग होता है। इसको हमने ट्रू ब्यूटी में देख रखा होता है और उसका साफ मतलब था कि अभी ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर कि वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। फिर हम एक खुसट बुढ़िया को देखते हैं जो कि उसे दूर से ही घूरे जा रही थी। वैसे वो ऐसा क्यों करती है हमें नहीं पता। और वो वहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, जहाँ पर ये हमारे 5 वकील काम किया करते थे। उसका रिज्यूमे देखने के बाद वो उसकी तारीफ करती है और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर वो उनसे एक सवाल करती है, आपने एक लॉयर बनना क्यों चूज किया और आप एक लॉयर क्यों बनी। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद उसे बताने लगते हैं कि मैंने वकील इसलिए बनी क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सोल्व करना चाहती हूँ। उसके बाद वो कांगवी से पूछने लगती है, भला तुम एक लॉयर क्यों बनी। और हमें नहीं बताया गया कि इसने क्या जवाब दिया। और हीरोइन तो आज से काम स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो अपने कैबिन में जाती है पर उसको एक नोट मिलता है, जिसके के ऊपर हमारे 5 वकीलों की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। कांगवी उन लोगों के नामों को लीड कर लेती है और लॉयर फिर उसके पास दोबारा से आती है कि चलो अब मैं तुमसे दूसरे वकीलों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो जैसे ही बाहर जाती है और यहीं पर ये नो टेल टू टेल वाला ड्रामा देखना है तो मैंने दूसरी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वो भी जरूर से देख लेना। तो स्टार्ट कर। उसके बाद कांगुई को दूसरे लॉयर से मिलवाने जाती है, लेकिन कुछ वकील उससे ढंग से बात नहीं कर रहे होते
मतलब कि वो काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं। इसके बाद वो उन लोगों के बारे में पूछने लगती है उनका की नाम उसने रीड किया था। उन लोगों का नाम सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि आखिर ये लोग कौन है, कि मैंने इन्हें अभी तक नहीं देखा। वो कांगुई भी कुछ भी नहीं कहती और अपने ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर कि वो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन देखने लगती है। यहाँ पर कि उसको पता चलता है जहाँ पर कि लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो तो तुम मिनजियोन से पूछ सकती हो, तुम्हें विंग्स अकाउंट के बारे में जानना हो तो तुम हासांगी से पूछ सकती हो, अगर तुम्हें डिफिकल्ट केसेस के बारे में बात करनी हो तो तुम जियोंग से कर सकती हो। उसका नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और अब जैसे वो उसकी प्रोफाइल विजिट करती है तो स्माइल करने लग जाती है, जिसका साफ मतलब था कि वो पहले से जियोंग को जानती है। उसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था और सभी एविडेंस को देख रहा होता है और तभी उसे एक चीज मिलती है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि लोग पहले एक साथ ही रहा करते थे, मतलब कि जो ब्लाइंड पर्सन उसका क्लाइंट है और जिसने उसके ऊपर केस किया है वो दोनों पहले एक ही जगह पर रहा करते थे। अब वो कुछ और क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी टीम के साथ में देखते हैं जहाँ पर कि सारे ही लोग लंच कर रहे होते हैं। काम की बात करने के बाद वो लोग थोड़ी सी मस्ती भी करने लगते हैं। वोंग तो यहाँ पर उसकी एक्स के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन चोंग उसके बारे में बात करने से मना कर देता है और इसके साथ यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये रंग के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये कांगुई का केस होता है और यहाँ पर वो अपने क्लाइंट के साथ आई हुई होती है। हियरिंग खत्म होने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर लॉयर मिल जाती है। उसे देखने के बाद लॉयर उससे पूछने लगती है क्या तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड्स हो, तो वहाँ पर कांगुई हंसते हुए कहती है नहीं कि ये तो मेरी क्लाइंट है। सुनने के बाद तो लॉयर शौक रह जाती है क्योंकि उसने अभी तक किसी भी लॉयर को अपने क्लाइंट के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होते हुए कभी भी नहीं देखा था। और अब हम फिर से उसी ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं जो कि चोंग से मिलने के लिए वहाँ पर आता है। वहाँ पर जोंग उससे बहुत ज्यादा अजीब अजीब सवाल पूछता है जिसमें कि वो बंदा फंसी जाता है। उसके बाद आखिरी में सच सामने आ ही जाता है। यहाँ पर जियोंग कहता है कि तुम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहा भी करते थे और तुमने उसे कुछ पैसे दिए जैसे कि उसने देने से मना कर दिया था। तुमने उसके बाद उसको हिट किया होगा। सबके बाद तो अपील उसे करनी चाहिए, लेकिन अब तुम खुद ही अपील कर रहे हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और ये सुनने के बाद वो ब्लाइंड पर्सन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और बताने लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चोंग कहता है कि शायद उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया हो और वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो और इसीलिए तुमने उसको हिट किया। वो बंदा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं था जो कि इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। और उसके बाद वो सारी बातें उसको सच से बताने लगता है कि कैसे उसकी वजह से उसने अपने लाइसेंस को खो दिया। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और उसने उससे काफी सारे पैसे भी उधार लिए थे, लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे उस बंदे ने देने से मना कर दिए और उसके बाद वो खुद ही मेरे घर पर आया था। उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। वेल यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें उस केस की हियरिंग दिखाई जाती है पर चोंग भी वहाँ पर आया होता है, वो भी अपने क्लाइंट के साथ। और जैसे वो अपील करने की कोशिश करते हैं सामने खड़ा प्रोसिक्यूटर कहता है कि आपको इनकी अपील को खारिज कर देना चाहिए, ये किसी भी मतलब की नहीं है क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में इन्होंने एडमिट कर लिया था, उन्होंने उसको मारा है। लेकिन आज जोन को अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद जोन खड़े होकर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है जहाँ पर कि सारे एविडेंस दिखाते हुए कहता है कि मेरा क्लाइंट सच में अंधा इंसान है। आखिर वो मिरर को तोड़ कैसे सकता है और उसे तो ये भी पता नहीं चलता कि उसके बाथरूम की लाइट ऑन है या ऑफ है। और फिर वो ये भी बताता है कि एक क्लाइंट और वो इंसान एक साथ एक घर में रहा करते थे और इस बंदे ने उससे काफी बार पैसे उधार भी लिए थे। जब इसने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया था और पैसे ना देने पड़े इसलिए उसने उस घर में तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी थी। उन सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर लिया था ताकि वो मेरे क्लाइंट को फंसा सके, उसको पैसे ना देने पड़े। वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था, तभी वो बंदा खड़ा होता है, उसे बताने से मना कर देता है क्योंकि वो बार बार ऐसा कर रहा था। तो उसके बाद उसको जज चुप करवा देते हैं। चौहांग ये नहीं बताता कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, बल्कि ये कह देता है कि पहले ये दोनों रूममेट्स हुआ करते थे। उसके बाद उस बंदे को शांति मिलती है तो जज उस बंदे से पूछ रहे होते हैं अब तुम क्या कुछ कहना चाहते हो, तो वो बंदा मना करके वहाँ से बाहर चला जाता है। इस खत्म होने के बाद ब्लाइंड पर्सन उसका शुक्रिया अदा करता है तो चोंग कहता है कि इसमें शुक्रिया अदा की कोई भी बात नहीं थी, तुमने पहले मुझे झूठ कहा था और अब भी मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो या सच कह रहे हो। एज अ अटर्नी जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया। सीन में हम कांगुंग को देखते हैं जहाँ पर कि वो अपने घर पर ही ऑफिस का वर्क कर रही होती है और वहाँ पर वो चोंग के बारे में ही सोच रही होती है कि अब वो एक अच्छा वकील बन गया है, अब हम दोनों फिर से मिल गए और ये दुनिया अब कितनी ज्यादा छोटी है। पहले इनका क्या रिलेशनशिप था ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम पूरी टीम को एक साथ देखते हैं पर कि ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। पहले आज फाइनली कांगुई इन सबसे मिलने आने वाली होती है, तभी हम वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं। देखने के बाद सारे लोग कम्प्लीटली शॉक रह जाते हैं। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। सीन में हम हमारी टीम को देखते हैं और मिंगजियोन कहती है कि देखो देखो वो आ गई।
और जैसे ही चुंगुंग कांगुइन को देखता है तो वहाँ पर कम्प्लीटली शॉक रह जाता है। उसके बाद कांगुई उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो ना। चोंग अभी भी हैरान होकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, और क्या हम पहले कभी कहीं मिले हैं। ये सुनने के बाद तो कांगुई अपना सर ही पकड़ लेती है कि क्या ये मुझे नहीं जानता और ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उन दोनों से पूछने लगता है कि क्या तुम इसे कैसे जानती हो। इसी तरफ हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी मीटिंग कर रही होती है, यहाँ पर कि वो लो फिल्म और लो ऑफिस को एक साथ जोड़ने की बात कर रही होती है। इसे जानने के बाद सारे मैनेजर शौक रह जाते हैं। इससे आगे कंटिन्यू करूँ, अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उन्हें भी जरूर से देख लेना। के बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वोन कह रहा होता है, बताओ गांगुई तुम जोन को कैसे जानती हो। सुनने के बाद कांगुई कहती है कि हम दोनों हांगकांग में एक ही साथ रहा करते थे। और फिर वो से कहने लगती है कि कांगुइन तुम इस लड़की को कैसे भूल सकते हो, जैसे कि तुमने डेट किया हो। वांग फिर से हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, हम दोनों ने कभी भी डेट नहीं किया है। इसके बाद मुनजियोंग फिर से कांगुई से पूछने लगती है। कांगुई कहती है कि मैंने ये कहा कि हम दोनों साथ में रहते थे, ये नहीं कहा कि हम दोनों डेट कर रहे थे। और वो सभी मिलकर उसके सारे एक्सिस का नाम लेने लगते हैं। तो चोंग कहता है तुम्हें मेरे सामने ऐसे मेरे एक्सिस का नाम नहीं लेना चाहिए। उसके बाद कांगुई से फिर से पूछने लगते हैं और वो फिर बताती है कि हम 10 साल पहले मिले थे और इसने कहा था कि हम सियोल में फिर से मिलेंगे। चोंग कम्प्लीटली डिनाई करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हो गई हो। उसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चोंग को अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर कि वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि, और दूसरी तरफ कांगुई भी यही सोच रही होती है और कहती है कि भला इतनी क्यूट लड़कियों को कैसे भूल सकता है। दूसरी तरफ हम हमारे चोंग को देखते हैं। चोंग कहता है 10 साल पहले मिले थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और चुपचाप से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस में आता है और मुंचे सबके लिए सामान लेकर आई होती है, जब वो उसे कॉफी देती है तो वो माना करके वहां से चला जाता है कि मेरे कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें तो पता है ना। मुंजे फिर उस कॉफी को लेकर वहां से चली जाती है। तो कांगुई जैसे ही ऑफिस में जाती है वो एक बंदे की बातें सुनने लगती है। दरअसल वो लॉयर से बात कर रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान भी था। के बाद कांगुई पूरे ही मैटर के बारे में पूछती है। एक किराएदार केस कर रहा है कि उसके घर के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज आती है और वो केस करना चाहता है और उनका सारे सामान को जब्त कर लिया जाए। कांगुई इस केस के बारे में सोचने लगती है। के बाद वो चोंग को भी इसके बारे में बताती है। के बाद जोंग उसे कहता है कि तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो, तुम्हें अपने केस पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी अमीर लोगों को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद कांगुई उन लोगों को बताने लगती है, और तुम वही हो ना जोंग जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि डिफिकल्ट केस के बारे में मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। और उस दिन जो उसमें फाइल हैंड ओवर हुई थी उसमें तो यही सब लिखा हुआ था। और ये सब सुनने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस लिस्ट में बोंग का नाम नहीं था। और अब कांगुई अपने केस के बारे में काम करने लगती है तो कहती है कि मेरा केस भी आपका केस जैसा ही है। ये सुनने के बाद जोंग कहता है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा और तुम्हारा केस बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं लॉ सूट को फाइल करता हूँ, ना कि लोगों के घर पर जाकर उनका पीछा करता हूँ। बाद में फिर से ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ पर जोंग कांगुई से कहता है कि हमें एक बार और अच्छे से सोचना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों 10 साल पहले मिले होंगे, और फिर मैंने तुमसे ये कहा होगा कि हम फिर से सियोल में मिलेंगे। तो यहाँ पर कांगुई को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है और उसे टेक्स्ट करती है कि मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि तुमने ऐसा ही कहा था। उसके बाद उसे ओके का मैसेज कर देता है। उसके बाद वो सोचती है कि क्या ये पागल है। अपर एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के घर पर आते हैं, उससे योंगशन नाम के बंदे के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें अंदर नहीं आने देता और कह देता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी बंदा नहीं रहता। उसके बाद बैंक के एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदा अपने बच्चे को लेकर वहीं पर ही अंदर छुपा हुआ होता है। बल्कि वहाँ से जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को थैंक्स कहता है। उसके बाद हम उसी बैंक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि जोंग के पास आ जाता है। आसान शब्दों में कहा जाता है उस बंदे ने लोन लिया था और पैसे उसने वापस नहीं किए, इसलिए बैंक उसे पकड़ना चाहती है और उसके ऊपर केस भी फाइल कर देती है। उसके बाद जोंग उसे सारे को जाने लगता है। जोंग कांगुई के पास होता है, उसे सब कुछ बता रहा होता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपका फिल्म का एक लॉयर उस केस को लड़ रहा होता है और क्या आप उसको ड्रॉप करने के लिए नहीं कह सकती। उसका नाम देखने के बाद वो कहती है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। और वो जैसे ही अपने मैनेजर के पास आती है तो मैनेजर उसे साफ मना कर देती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम चोंग के मैनेजर को देखते हैं जो कि चोंग के पास आता है और कहता है कि एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। और ये सब सुनने के बाद चोंग कहता है कि नहीं, मैं अपने काम से खुश हूँ। उसके बाद हमें फिर से मीटिंग का वही सीन दिखाया जाता है यहाँ पर किसी और सारे मैनेजर के पास होती है तो उन लोगों को लो फिल्म और लो ऑफिस को मर्ज करने के लिए कहती है। ये सब सुनने के बाद एक लेडी कहती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, और ये सुनने के बाद वो लेडी उन लोगों को सब सच बताने लगती है। अगर तुम्हारे लो फिल्म और लो ऑफिस को मर्ज कर दिया जाए तो उनका नाम भी बिल्डिंग के नाम पर रख दिया जाएगा। इससे ये हुआ कि आपका वहां से निकलना
कठिन हो जाएगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लंबे टाइम तक किराएदार रखना चाहती हूँ। और फिर उनमें से एक लेडी पूछती है कि अगर कोई यहाँ से निकलकर अपनी खुद की ब्रांच स्टार्ट करना चाहता हो तो। और ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि यहाँ पर आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसे बिजनेस कहा जाता है। और आपका जो भी डिसीजन हो आप मुझे कल तक बता देना। और मेरे अराउंड बहुत सारे लॉ फिर्म हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कांगुई को देखते हैं, जो कि एक लॉयर की जगह पर खुद वहाँ पर आई हुई होती है। मतलब कि उसे घर को सीज करना था। और साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बंदे ने पैसे लिए हुए थे और उसने वापस नहीं किए, और वो वहाँ पर रेंट पर इस जगह पर रह रहा है। वो जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है, पहले तो वो बुड्ढा उन्हें अंदर ही नहीं आने देता, लेकिन वो लोग जैसे तैसे कर अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर वो सारी चीजों को जब्त कर रहे होते हैं। वो आदमी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ पर कांगुई अंदर जाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन कर देती है, जिसके कि अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ था। अब वो लोग अगर इसे सीज कर पाते उससे पहले ही, और वहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने कपड़े उतारने लगते हैं, जिससे कि परेशान होकर उन लोगों को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इन सबसे कांगुई बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब ये सारी चीजें अपने दोस्तों को बताती है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था और मैंने मना किया था वहाँ पर जाने से। जोंग भी कहता है कि कहा था ना मैंने कि रिच लोगों को हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि योन शोन काफी ज्यादा परेशान होकर जोहोंग से कहता है कि तुम खुद को एक लॉयर कहते हो, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और क्या कोर्ट हम जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं होता है। पहले केस तो फाइल हो चुका था, इसलिए जज उससे पूछती है कि तुमने जो पैसे बोरो किए थे क्या तुमने वो वापस कर दिए। जोंगसोन जैसे ही उसको मना करता है तो केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी जाती है। और अब वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो जोंगसोन बाहर आता है और कहता है क्या ऐसा कोई और रास्ता है। तो चोंग उसे कहता है और जो तुमने पैसे लिए थे उन्हें तुम्हें वापस करना ही होगा, बस यही एक रास्ता है। चोंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वो पैसे वापस करना नहीं चाहता, मैं वो पैसे वापस कर दूंगा पर कुछ और वक्त चाहिए मुझे। नेक्स्ट सीन में हम कांगुई को ऑफिस में देखते हैं, जो कि अपना सारा काम खत्म करके काफी ज्यादा थक चुकी थी। और वो जैसे ही अपने घर पर जाती है क्लाउच पर लेट जाती है और तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है। पहले ये नोटिफिकेशन किसी और चीज का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के अपडेट का होता है। वो जल्दी से उसको ओपन करती है और काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ नियम को बदल दिया होता है। चोंग भी उसे अपडेट को देख रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम इन सभी लोगों को लंच करते हुए देखते हैं, यहाँ पर कि ये लोग इस अपडेट के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर कि कांगुई चौहान से कहती है कि अभी तुम्हें ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए वरना तुम इस केस को हार जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला था कि अब ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन हमारा चोंग अभी भी श्योर होता है कि वही इस केस को विन करेगा। उसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। जैसे ही कांगुई अपने ऑफिस में आती है तो वो उसी कंप्लेन को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें हाई कोर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगशोन आज अपने साथ रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आया हुआ था। जिसे देखने के बाद चोंग भी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, आखिर इसे हाई कोर्ट के नए फैसले के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर योंगशोन भी कहने लगता है कि मैंने सुना है कि हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नया फैसला सुनाया है जो कि हमारे हित में है और मेरे जैसे लोगों को ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और अब जज यहाँ पर योंग से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, इस चीज को और भी ज्यादा करीब से देखोगे या फिर अपने क्लेम को विड्रॉ कर लोगे। योंग अपने क्लाइंट से बात करने के लिए कहता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो योंगशोन उसके पास आकर सॉरी कहता है कि पहले ट्रायल में मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे आप माफ कर दीजिए। और चोंग अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, यहाँ पर कि उसको पक्का पता था कि ये काम हमारी कांगुई का ही होगा। वह वो कांगुई थी जिसने कि उस बंदे को हाई कोर्ट के न्यू रूल के बारे में बताया था। दरअसल वो उसके घर पर गई थी और उसने उसकी फैमिली को देखा। यहाँ पर कि जोंग उसको घूरे जा रहा था। के बाद कांगुई कहती है कि हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, कैसे उस बंदे को उसके घर से बेदखल कर दिया जाता। वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहा करता था और सिर्फ तुम्हें एक साइड की स्टोरी नहीं सुनना चाहिए। जोंग कहता है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसा हुआ अगर एक भी चीज में बदलाव किया गया सारी ही चीजों में अपने आप बदलाव हो जाएगा। और अगर बैंक ऐसे लोगों के लोन को माफ कर देगी तो आगे से किसी भी ऐसे इंसान को लोन नहीं देगी और बाकी ऐसे सभी लोगों को सफर करना पड़ेगा। तुम्हें इन सब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। सब सुनने के बाद कांगुई कहती है कि तुम फिर भी यही बातें सोच रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान अपना घर खो देता है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। यहाँ पर इन दोनों की आर्गुमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं करते। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों फिर से मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं और ये देखकर वो कहता है कि तुम दोनों 10 साल पहले भी मिल चुके हो तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ हैंडशेक तो करना ही चाहिए। ये सुनकर कांगुई साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हमारे जोंग को देखते हैं कि वहीं पर रनिंग कर रहा होता है तो वो जैसे ही कांगुई को देखता है बादम मूंगजियोन
को देखते हैं, जिससे कि कंपनी की मर्ज होने वाली बात पता चल जाती है। उसके बाद अब वो जोंग के ऑफिस में जाती है, यहाँ पर कि वो नहीं होता। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि कांगुई को देख रहा होता है। तभी उसे एक सीन याद आता है यहाँ पर कि ये दोनों फिश कर रहे होते हैं। वेल पास्ट में इन दोनों के साथ क्या हुआ ये तो हमें अभी नहीं दिखाया जाता है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।